आज के शो में आलमी अदालत इंसाफ ने हतमी फैसले तक कुलभूषण की फांसी रोक दी। Extremism is not due to any religion or ideology. It is a mindset where passions have given way to hate and intolerance of others. मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? Unfortunately, the court was not provided with the substantive material which was given to India on the 23rd of January 2017. पाक भारत वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई पर इख्तलाफात बरकरार। क्या पाकिस्तान ने अपना मौकिफ भरपूर अंदाज में पेश किया? मियां साहब से ये संभाला नहीं जा रहा मुल्क, और मुल्क की सिर्फ इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही मगर उनसे इंटरनेशनल अफेयर्स भी संभाले नहीं जा रहे। The Foreign Office official spokesman made it very clear that pursuant to the bilateral agreement between India and Pakistan of 2008, which India is anxious to avoid any reference to, the question of access to Commander Jadhav would be decided on the merits. कमांडर यादेव हैं, जब से इनका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने हंड्रेड्स के करीब ऑपरेटिव्स और कुछ पुलिस पाकिस्तान में अरेस्ट किए हैं। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण केस फैसले के असरात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुलभूषण यादव केस आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक अबूरी हुक्म आने के बाद, स्टे मिलने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर मामला काउंसलर एक्सिस का है वियना कन्वेंशन के तहत। लेकिन अहम तरीन सवालात या जो इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं या कानूनदान जो इस वक्त सामने नुक्ते लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ अहम नुकात हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद हमारे सामने वाजे होकर आए हैं, जिनके अंदर एक बात ये की जा रही है कि 90 मिनट तक के दलाइल दे सकते थे पाकिस्तानी वकील, लेकिन उन्होंने दिए जी 50 मिनट के दलाइल। 40 मिनट के दलाइल क्यों नहीं दिए? यानी क्या मुकम्मल तौर पर केस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे? एक सवाल ये रेज किया जा रहा है। काउंसलर एक्सेस के मामले को लेकर आखिरकार पाकिस्तान का आगे का लाहेमल क्या होगा? इस फैसले को, क्या फैसला लीगली पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस हैं या मोरल ऑब्लिगेशंस ज्यादा हैं बनिस्बत लीगल ऑब्लिगेशंस के? और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान को, अहम तरीन सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को इस जगह जाकर इस हेयरिंग का हिस्सा भी बनना चाहिए था या फिर एक तहरीरी जवाब ही काफी था? और अगर हेयरिंग का हिस्सा बनना था और जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना था, तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से एक वीक केस था जिसने पाकिस्तान के कॉज को डैमेज किया? ये सारे एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात, तनाज़ियात, ये सब चीजें आप सुन रहे हैं पिछले 1 से 1.5 घंटे में। जवाब जानते हैं इन तमाम चीजों का। मेरे साथ जनाब इकराम चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हुकूमती जमात से नून लीग एमएनए हैं मियां अब्दुल मन्नान साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब कुछ ही देर में साथ मौजूद होंगे। डीएसएनजी पे इस्लामाबाद से सीनियर दिफाई तज़निगार हैं। आज आर्मी चीफ ने भी इंपॉर्टेंट खिताब, एक स्पीच दी है उन्होंने, उस पर उनसे बात भी करेंगे। और इस हवाले से भी हमारे साथ तीनों मोहतरम शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया जिन्होंने। इकराम चौधरी साहब, सर आपकी तरफ पहले आते हुए, सर ये क्या हमने केस गलत डिफेंड किया? ये जुरिस्डिक्शन की प्ली गलत थी? क्या हमें वहां जाना चाहिए था या जाना ही नहीं चाहिए था? ये पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, आज आईसीजे के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये ख्याल है कि चूँकि प्रोसीडिंग्स हो रही थी इसलिए ना जाना तो बनता नहीं। उसकी 2 ही सूरतें थी, अदरवाइज़ या हम तहरीरी जवाब समात के इख्तियारात को चैलेंज करते हुए भेज देते, और दूसरी सूरत वही जो हमने की और वहाँ गए और अपने केस को डिफेंड करने के लिए टीम भेजी। हमारे यहाँ कानूनदानों में ये बात ज़ेर बहस रही, क्या वाकई हमने वहाँ जो टीम भेजी वो इस सारे मामले को मुकम्मल तौर पर अहाता करके डिफेंड करने की पोजीशन में होगी? अमूमी ख्याल इसमें कमज़ोरी का इजहार किया जा रहा था। अब रहा मामला ये, क्यों कमजोरी? क्या क्यों कहा जा रहा था? आईसीजे यानी टीम के एतबार से ये लॉयर कॉम्पिटेंट नहीं थे या एक्सपीरियंस नहीं था या मैच्योर नहीं थे? क्या वजह थी कि लोग कह रहे थे, कानूनदान आप कह रहे हैं कि हमारी राय ये थी कि केस सही डिफेंड नहीं होगा? देखिए, एक बात तो ये कि यूँ महसूस हो रहा था कि वहाँ डिफेंस करने वाले जो हमारे हजरात हैं जी, वो कोई कौमी सतह पे उनकी कोई जान पहचान का
इशू नहीं हो सकता है, अपने तय वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हों। अब ये बात सामने आ गई और आपने भी अभी उसकी तस्दीक की कि 50 मिनट हमने 90 मिनट की बजाय उसको इस्तेमाल किए और 40 मिनट हमारे जो हैं वो ज़ाया हो गए या उनको ज़रूरी नहीं समझा गया। मेरा ये ख्याल है ये इस बात की दलील है कि वो बहुत सारे एरियाज़ जिनका अहाता करना ज़रूरी था और वहाँ पे अदालत के सामने वियना कन्वेंशन समेत ICJ का जो अपना चार्टर है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरलिज्म का एक एरिया और जहां हमने एक दूसरे के मामलात में किस हद तक एक दूसरे को एक्सेस देने का जो मामला था उस पर खासी रिसर्च और गौर व फिक्र की ज़रूरत थी। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ अर्सा में हुई जिसमें कराची का आपको याद होगा हमारा एक जहाज़ गिराया गया कराची के करीब और ICJ ने उसमें समाज से बिल्कुल हाथ उठा लिए। कश्मीर का मामला आपके सामने है, रेजोल्यूशन इंडिया के बिहाफ पे रिक्वेस्ट की गई नेहरू की तरफ से और आज तक हम 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया बिल्कुल उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते कश्मीरियों के फंडामेंटल राइट्स और उनकी तो गोया सर आपको काटते हुए बात तो पता लेकिन क्या आपके नजदीक आप ये कह रहे हैं कि लीगल टीम वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस और या लीगल टीम के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतने बड़े फोरम पर जाके पाकिस्तान के केस को डिफेंड कर सकते, या हुकूमत की संजीदगी नहीं थी, वो इतना सीरियसली नहीं लेनी थी केस को? ये मैं क्या इंटरप्रेट करूं आपके जवाब से? मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कि हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ मामलात में जिस संजीदगी की ज़रूरत है, सच्ची बात यह है कि वो हमें वो नहीं कई हवालों से अच्छा मैं इस बात का जवाब मियां मन्नान साहब, सर आप क्या सीरियस नहीं थे इस केस को लेकर, अहम तरीन मामले को लेकर क्या संजीदा नहीं थे मन्नान साहब? क्या इस वजह से लॉयर 50 मिनट बोले 40 मिनट छोड़ दिए मन्नान साहब उन्होंने? वजह क्या रही, क्यों हम ये आज स्टे मिल गया हमें इस मामले में इंडिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो 3 केसेस ICJ ने सुने हैं इसी किस्म के जासूसों की फांसी के, उन तीनों में उन्होंने सज़ाए मौत पे स्टे दिया है और एक अमेरिका के ख़िलाफ़ दिया है। हमारे तरह शोर ज़्यादा मच जाता है और स्टे देने का मतलब ये नहीं है कि केस के फ़ैसले तक इसको फांसी ना दी जाए, क्योंकि पहले ही ये फ़ैसला था, फ़ैसले में लिखा हुआ था जो मिलिट्री कोर्ट ने दिया है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उसके बाद वो उसे आला अदालत में अपील कर सकते हैं। वहाँ आज फैसले के तीसरे दिन फांसी देने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तीसरी बात यह है कि यही बातें जो थी और जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है उसके तहत हमने क्लेम किया कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, जैसा कि ऑनरेबल इकराम चौधरी साहब ने फरमाया कि जनाब जब हमारा जहाज़ गिराया गया था तो इसी इंटरनेशनल अदालत ने जो इंसाफ किया ICJ, इसी ने माजरत कर ली थी सुनने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, जो मैं पार्लियामेंटेरियन होते हुए आपके चैनल से एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, आपका पैगाम बड़ा अहम है, लेकिन आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक जनरल अमजद शेख साहब होंगे और मेरे साथ इकराम चौधरी साहब भी साथ हैं। मियां मन्नान साहब कहते हैं कि मुसलमान दुनिया पर एक तरह से उनके नजदीक इस पर इम्तियाजी सुलूक बरता गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कानूनी, लीगल और इसके अलावा डिफेंस और पॉलिटिकल एतबार से इस तमाम मसले को हम जांचेंगे, इसको परखेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। Extremism is not due to any religion or ideology. It is a mindset where passions have given way to hate and intolerance of others. मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? Unfortunately, the court was not provided with the substantive material which was given to India on the 23rd of January 2017. मियां साहब से ये संभाला नहीं जा रहा मुल्क,
और मुल्क की सिर्फ इकॉनमी नहीं संभाली जा रही मगर उनसे इंटरनेशनल अफेयर्स भी संभाले नहीं जा रहे। The Foreign Office official spokesman made it very clear that pursuant to the bilateral agreement between India and Pakistan of 2008, which India is anxious to avoid any reference to, the question of access to Commander Jadhav would be decided on the merits. कमांडर यादेव हैं, जब से इनका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने हंड्रेड्स के करीब ऑपरेटिव्स और कुछ पुलिस पाकिस्तान में अरेस्ट किए हैं। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बेनकाब कर रहे हैं। क्या आया पाकिस्तान की तरफ से केस स्ट्रांगली नहीं लड़ा गया? वजह क्या थी? या फिर इसको हम इस वक्त समझेंगे कि फाइनल डिसीजन नहीं, अभी अबूरी फैसला है, मामला अभी बहुत आगे तक जाना है और भारत ही बेनकाब होगा इसमें। हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। क्या डिप्रेशन फैलाया जा रहा है सोसाइटी में? ये भी सवाल उठाते हैं। मेरे साथ जनाब मियां अब्दुल मन्नान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा MNA हैं, मेरे साथ इकराम चौधरी साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और सीनियर माहिर कानून है, जनरल टाटा अमजद शोएब साहब सीनियर दिफाई तर्ज़-ए-निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मन्नान साहब, आपने सर कहा कि ये साजिश आपको लगती है, इम्तियाजी सुलूक या इम्तियाजी सुलूक का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया सर, तो ये इम्तियाजी सुलूक तो नहीं था। खावर कुरैशी साहब को किसने रोका था कि वो 90 मिनट के दलाइल ना दें, 50 मिनट में खामोश हो जाएं और 40 मिनट जाने दें? तो ये कैसा इम्तियाजी सुलूक तो उन्होंने खुद अपने ऊपर बरत दिया, लग तो ये रहा है मन्नान साहब। देखें सिफान, ये केस मिनटों के हिसाब से नहीं, जो सॉलिड कंक्रीट एविडेंस जो थी वो जब वाइंड अप हो गई तो तकरीरें करने का फ़ायदा नहीं था। आज मैं एक प्रोग्राम में डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम साहब जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं, उनको सुना है आज टीवी पे, आज मैंने नुसरत जावेद साहब को सुना है। उन सब की ये राय है कि जनाब बात ये है कि ये इस अबूरी फ़ैसले पे हमने ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचा दिया है। दूसरी बात ये है कि क्या UNO ने जो हम फैसला जीत चुके थे केस मसला कश्मीर का, उस पर कोई अमल दरामद हुआ? कितने साल हुए, नहीं हुआ। अगर सारा मलबा मौजूदा दौर पे डाल दिया जाए तो उस फैसले को तो तकरीबन 68 ईयर्स हो गए हैं। हम 68 सालों में क्या हुआ? और उसके बाद कितनी दफ़ा पाकिस्तान कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत पे दुआइयाँ देता रहा, UNO में भी देता रहा, उस पर क्या हुआ? आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। सर लेकिन मैं माजरत के साथ, आप बिल्कुल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मन्नान साहब वो कहते हैं, और इस वक्त शेरी रहमान साहब मैंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि एडहॉक जज आप अपॉइंट कर सकते थे जैसे इंडिया ने किया, आपने नहीं किया। यानी वुकला की तरफ से दलाइल देने थे जो भारत ने भरपूर तरीके से दिए, वो दलाइल सिर्फ हमारे जुरिस्डिक्शन तक महदूद रहे, उसके अंदर जो एस्पियोनेज की एक्टिविटीज उसने की हैं, जो स्टेट में इंटरफेरेंस की है, उन शिकों को हमने छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया। हमारा ज्यादा दारोमदार जुरिस्डिक्शन पे रहा, पूरा केस हमने उस पर डाल दिया। तो सर हमारी तैयारी भी कमजोर थी मन्नान साहब, इसको तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना हम बिल्कुल, या हम ये कह दें इम्तियाजी सुलूक हुआ है तो तैयारी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। देखें सफ़ान भाई, बात यह है, जब वो फैसला जज साहब सुना रहे थे, मैं टीवी के सामने था, उसने कहा कि भारत को मजबूत शवाहिद देना होंगे, दोबारा चलाएं वो फैसला। अगर जज ने ये कहा है कि भारत को मजबूत शवाहिद देना होंगे तो इसका मतलब है कि जो शोर शराबा हमारे मीडिया पे किया जा रहा है, उस जज ने उसको नेगेट किया है कि भारत ने मजबूत शवाहिद नहीं दिए। चलाएं उसको दोबारा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस मतलब आप अभी ये कहते हैं जी कि इस केस को आगे बढ़ना है और आपकी लीगल टीम जो है, आप कितने पुरुमीद है इस पर मन्नान साहब, और क्या इस दौरान जो स्टे है वो उस एग्जीक्यूशन को रोक सकेगा, उसकी हैंगिंग को? अगर अगस्त के अंदर प्लान था उसको हैंग करने का, तो आप लीगली बाइंड होते नहीं होते? आपकी गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी है लीगली आपकी? देखें, जहां हमारी कौम की सलामती का सवाल है, हम पे कोई दुनिया की बाइंडिंग नहीं है। ये हमारी कौमी सलामती का केस है। और आज वजारत खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में क्लियर कट ये ऐलान कर दिया है कि हम पे कौमी सलामती के पे हम कोई चीज़, कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे, नहीं कबूल करेंगे। जनरल अमजद शोएब साहब, सर ये लोग कह रहे हैं जी शॉक हैं, सैड हो चुके हैं, नाउमीद हैं, क्या इस पर कौम को डिप्रेस होना चाहिए या इस बात पर खुश होना चाहिए कि एक मामला इंटरनेशनल फोरम पे बिलाखिर आ गया है और भारत खुद पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में लाया, जब पाकिस्तान बहुत कुछ साबित करवा सकता है जो भारत खुद कभी बायलैटरल इश्यूज को इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाता था? तो जनरल साहब, ये कैसा मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, टू सेलिब्रेट और टू डिप्रेस? क्या है ये इस वक्त जनरल साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और ना ही आपको डिप्रेस होना चाहिए, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और ये कौमों के मुकद्दर होते हैं कि उनको उस वक्त पे कौन से लोग लीड कर रहे हैं और कैसे लेके चल रहे हैं कौमों को। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है। लेकिन आप ये देखिए कि जो ICJ में केस जब गया तो उसकी जुरिस्डिक्शन का मसला हमने वहाँ जाके लड़ा, लेकिन ये जो शख्स जो हमारे जो भी वकील वहाँ पे गए थे उनकी प्रेपरेशन पे सब उंगलियाँ उठा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इस केस की संगीनी उन्होंने सामने नहीं रखी। इस यादेव ने जो वाक़यात करवाए और हर वाक़े में जितने जितने लोग मारे गए और जितनी जानें गईं और बेगुनाह वो वहाँ पे कोर्ट नहीं हुई, वो वहाँ पे तफसीलात सामने लानी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि हमारी कौमी सलामती को किस तरह कारी ज़रब लगाता रहा है। ये चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ हुकूमत कर सकती थी। अगर आपने वहाँ जाना ही है तो तब भी आप नई तारीख मांग सकते थे, क्योंकि 4-5 दिन में इतनी जाने की जल्दी क्या थी। आप इतने वक्त में तो अपनी लीगल टीम भी इकट्ठी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि वो सारे एविडेंस को पढ़ें, उसमें से अपना केस तैयार करें, उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन यहाँ तो यूँ लगा कि जैसे हमें जल्दी थी वहाँ पहुँचने की और वो भागे, हम पहुँच गए। अब दूसरी तरफ ये है कि ये भी जाने से पहले ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारे जो आलमी अदारे हैं, यूनाइटेड नेशन को ले लें या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ले लें, ये बुनियादी तौर पे इनके चार्टर तो कुछ और कहते हैं, आपको कहानी कुछ और सुनाई जाती है, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि ये बुनियादी तौर पे बड़ी कुव्वतें, बड़ी ताकतों और उनके इत्तहादियों के मफादात के दिफा के लिए हैं। मैंने नहीं देखा कोई केस के जहां हम इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर जो हमारे केसेस थे जो लेके जाते रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, आप देखिए कि बावजूद शवाहिद के बावजूद हमारे यानी वो जो हमारे ट्रीटी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा गोलमोल फैसला आता है जिसमें आपको कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। और इसी तरह वो जो हम जहाज़ वाला केस कोर्ट करते हैं, भारत ने उससे हाथ उठाए, बाहर कहा जी हम तो जाते नहीं और ख़त्म हो गया केस। वो ये चीज़ें जो हैं, ये हिस्ट्री आपको एक सबक देती है। आपको पता लगता है कि यहाँ इंसाफ लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। चाहे जाए कि एक काम सी टीम चली जाए वहाँ पे जाके और 50 मिनट बातचीत करके समझे कि हमने सारा काम कर दिया। वहाँ तो एविडेंस का अंबार लगाना चाहिए था, ताकि 90 मिनट के बाद भी आप कहते जी अभी और भी है हमें बताने के लिए आपको। लेकिन समहाउ ये किस्सा यूँ रह गया। अब दूसरी तरफ ये है कि फॉरेन ऑफिस भी आपका एक नेग्लेक्टेड ऑफिस है। मैं यही इंसान मतलब एक दुख का एहसास किया जा सकता है, अगर वहाँ पे परमानेंट कोई हो हमारा वजीर खारजा, तो प्राइम मिनिस्टर उससे जवाब तलबी कर सकता है कि भाई ये काम क्यों नहीं ठीक हुआ, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, तुम्हें क्यों नहीं की। प्राइम मिनिस्टर से तो कोई जवाब तलबी नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर के पास और बड़े दुख हैं और बहुत से उनके अपने ज़ाती मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि कौमी मसाइल की तरफ कोई भी ऐसा आदमी जो घिरा हो इस तरह ज़ाती मसाइल में, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब उनसे जवाब तलबी कौन करेगा? ये पार्टी के लोग करेंगे जो सुबह से लेकर रात तक उन्हीं की वकालत करते रहते हैं। अगर वहाँ को वजीर खारजा बैठा होता तो प्राइम मिनिस्टर उसको दबाते कि भाई इसके लिए टीम इकट्ठी करो, कोई आपको लीगल टीम स्ट्रॉन्ग इकट्ठी करनी चाहिए और इसके लिए तैयारी करके जाएं। और आज अगर केस के मामले में आपको कोई सेटबैक आया है तो वो आपको पकड़ते। ये कहना दुरुस्त है कि अभी केस पड़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि इब्तदा जो है वो आपके लिए खासी मायूस कुन है। अच्छा, और जो तारीख है इस कोर्ट की, इस अदालत की, जो इस अदालत की तारीख है, वो देख के मुझे उसकी इंतहा भी मायूस कुन नजर आती है। आपको इंतहा भी मायूस कुन नजर आती है? मैं तारीखी हकायक को सामने रख के बात कर रहा हूँ। मैं तो तारीखी हकायक को सामने रख के बात कर रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा ताकतवर का साथ दिया। जनरल अमजद शुएब साहब, ये अदालतें जो है इनका सारा आप रिकॉर्ड देख लीजिए, इंतहा भी मायूस को नजर आती है। और इकराम चौधरी साहब, सर ये बताते चले कि लीगली आप इस मामले पर मुझे बेहतर समझा सकते हैं कि लीगली क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट पाकिस्तान के लिए उसकी मोरल ज्यादा उसकी इंप्लीकेशंस हैं, लीगल इंप्लीकेशंस हैं? अगर वो कहते हैं स्टे, तो डज इट मीन्स कि लीगली पाकिस्तान बाउंड हो चुका है उसके हवाले से, या फिर मोरली पाकिस्तान पर उसका इतलाक होता है? किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन को? इकराम साहब देखिए, बुनियादी तौर पे आपकी इक़्तिदार आला या सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, उसका सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, कौमी सलामती पर अगर मामलात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या बाकी बैनुल-अक़वामी अदारों की तरफ से किसी भी मुल्क के हवाले से ये मामला अगर हो और उनकी वर्डिक्ट आनी शुरू हो जाए
और वो अपनी कौमी सलामती के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर दिए जाएं या उनको बाउंड कर दिया जाए, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि किसी मुल्क का अपना इक़्तिदार आला, उसकी इंडिपेंडेंस और उसके मामलात जो हैं वो उसके अपने पास नहीं, अपने इख्तियार में नहीं, वो बेइख्तियार है। और इख्तियार जो है वो उन लोगों के पास है जो इन इदारों को बैनुल-अक़वामी सतह पर बतौर सुपर पावर्स या बासर मुल्कों के हवाले से जिनका एजेंडा होता है। मेरा ये ख्याल है कि ये इशू बहुत इम्पॉर्टेंट थी और है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, ज़रूरत तो इस अमर की है कि हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और हमारे खारजा अमूर और हमारे दीगर इंटरनल मामलात जो हैं उनके अंदर एक इत्तेहाद की सूरत जो है वो सामने आए। साहब मैं इस बात को यहीं से जोड़ूंगा, मैं यहीं से बात को जोड़ूंगा कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इकराम चौधरी साहब इंतहाई अहम बात कर रहे हैं, इंतशार की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बात कर रहे हैं, इदारों के दरमियान स्टेट में विद इन द स्टेट और एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आज अहम तरीन केस, अहम तरीन उबूरी हुक्म, इसको हतमी फैसला तो नहीं कहते, उबूरी हुक्म, इसके बाद क्या होगा हम बेनकाब कर रहे हैं। अब तक पर मेरे साथ रहेगा, इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं कुलभूषण यादव केस, आईसीजे जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना, पाकिस्तान की लीगल टीम का केस लड़ना, आखिरकार किस तरीके से केस लड़ा जा सकता था, क्या सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आ चुकी है, जिस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो कहा गया जी कि प्रोविजनल मेजर्स हैं जो प्रोसीजरल होते हैं, इसका फाइनल डिसीजन पे कोई इंपैक्ट होगा आईसीजे का या नहीं होगा, ये बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने इन हेयरिंग्स को इसलिए अटेंड किया क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि पीसफुली मसाइल हल हों। इसके साथ साथ पाकिस्तान कोर्ट का एहतराम भी करता है, इस वजह से इस हेयरिंग में फैसला किया गया कि इसकी समाअत का हिस्सा बना जाए और जाया जाए। ये प्रेस रिलीज बाकायदा जिस पर है अटॉर्नी जनरल ऑफिस आ चुकी है। इकराम चौधरी साहब हमारे साथ सीनियर माहिर कानून मौजूद हैं, जनाब मियां मन्नान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के एमएनए हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ेनिगार हैं। इकराम चौधरी साहब, मैं आपकी बात कट करी थी ब्रेक में, सर आपने इदारों के दरमियान जो उस वक्त कोहेरेंस है उसकी बात की थी। ये अटॉर्नी जनरल की प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, ये कहते हैं ये जो प्रोविजनल मेजर्स हैं इनका फाइनल डिसीजन पे इंपैक्ट हो या ना हो हम नहीं कह सकते। आप क्या कहते हैं सर इस पर लीगली? समान देखिए, बुनियादी तौर पे एक बात तो समझने की है जिस पे मैं बात कर रहा था जी, कि जब आपके इदारों के दरमियान और आपकी कौमी ज़िंदगी के अंदर आपको इंतशार ही इंतशार नज़र आए तो उसका अंदरूनी मामलात पे तो असर यकीनन पड़ता है, बैनुल-अक़वामी अमूर भी उससे मुतासर होते हैं। और हमारे यहाँ जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक कोर जो है वो सच्ची बात यह है कि अपने फ़राइज़ दुरुस्त तौर पर अदा नहीं कर रही। हमने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की ये सारी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में सारा साजिश का एक जाल है राह के ज़रिए जो बिछा हुआ है, और कत्ल गारत और बेगुनाह लोगों का जो खून बहा, उसके डोजियर्स दिए वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में उसका तज़किरा नहीं किया। हमें हर सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और भारत के उस ख़ास रवैये को, उसके किरदार को और उसकी घिनौनी साजिशों को बेनकाब करना चाहिए। पिछले दिनों आपने ये बात उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे ये कहा कि हम हर सूरत ये जो आपका ये कलभूषण जो है इसको हर सूरत बचाएंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो तो अपने मामलात और पाकिस्तान को किसी सूरत भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, और हमारे रवैये पीसफुल और म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, और हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि जंदाल यहाँ आता है और प्राइम मिनिस्टर आता है और कोई फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ऑफिशियल उनको भी पूरा नहीं किया जाता। ये यूँ महसूस होता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी के अंदर दोहरापन है उसमें बिल्कुल एक ये कहिए कि यकसानियत नहीं है। सर अभी आपने उसका साहब ये मन्नान साहब को आपने सुना, मन्नान साहब कहते हैं हम ज्यादा डिप्रेस ना हो, कौम को ज्यादा डिप्रेस ना करें, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, हम हार क्यों मान रहे हैं, अभी आप हुकूमती एमएनए साथ हैं, वो कह रहे हैं बार बार कहते हैं हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमने केस लड़ा है आगे और अब लड़ेंगे, इस केस को बेहतर तरीके से लड़ेंगे। तो क्या हम डिप्रेस हो रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को लेकर चौधरी साहब? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन जब उनके लीडर को ना मश्क हों, वो इंटेलिजेंटली ऑनेस्टली
और पूरी कमिटमेंट के साथ मामलात को देखें और उन पे पॉलिसी साजी करें और उस पे अमल दरामद करें तो फिर मुश्किलात कम हो जाती हैं। ये जो डिप्रेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वाक़यात का तसलसल आपके कौमी ज़िंदगी पर और आम ज़िंदगी पर असरात मुरतब करता है और उसके अल्टीमेटली बैनुल-अक़वामी अमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो हैं उस पर भी असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे क्यों मुसलमानों को आम तौर पर और पाकिस्तान को कैजुअली ट्रीट करते हैं? अभी जनरल साहब ने बात की इंडस बेसिन ट्रीटी की। आप ये देखिए कि डैम बनते चले जा रहे हैं इंडिया में और हमारे लोग साजिश करके वो अपना नुकसान जो है मुल्क का, और हमने ये मामला उठाया और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी और आपको कुछ देने से कानूनी तौर पे जिसके आप हकदार हैं वो उन्होंने कोई मदद आपकी नहीं की। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने मामलात में जिस संजीदगी की जरूरत है उसमें यकीनन वो संजीदगी नहीं दिखा रहे। मौजूदा हुकूमत का भी ये मामला है, साबका हुकूमत का भी यही वतीरा रहा। इस बारे को, इस पे मन्नान साहब का मैं जवाब जरूर अहम है लेना इस वक्त, क्योंकि जनरल साहब ने भी कुछ बातें की हैं और लीगली हवाले से इकराम चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं। लेकिन जनरल साहब मुझे एक बात जनरल अमजद शोएब साहब पहले बता दें, मैंने एक तज्जिया पढ़ रहा था, वो कहते हैं जी कि ये इशू जो इस वक्त है सिविल मिलिट्री रिफ्ट क्रिएट कर सकता है। जनरल अमजद शोएब साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये इस मामले को लेकर, आज के स्टे को लेकर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी को इस तरह का कुछ हो? जनरल अमजद साहब, ये भी एक स्पेकुलेशन की जा रही है जो मीडिया का शौक है यहाँ पे करना। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ऐसे ज्यादती कर रहे हैं लोग। ये इस तरह का इशू नहीं है। अच्छा, आर्मी चाहेगी कि इस स्टेज के ऊपर हुकूमत को मजीद मवाद दिया जाए, गाइडेंस दी जाए, हाथ मजबूत किए जाएं, और आर्मी तवक्को करेगी कि हुकूमत भी उतने ही सीरियसली इस मामले के ऊपर अपने मामला चलाएगी। ये अभी मिल के काम करने का वक्त है, ये किसी एक दूसरे की टांग खींचने का वक्त नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ अर्ज करूं, हमारे जो वकील साहब वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उसको जासूस स्पाई का कहा है। वियना कन्वेंशन जो है वो टेररिस्ट को बिल्कुल डील नहीं करता, स्पाई वगैरह का वहां पे मौजूद है उसको हैंडल करना। ये टेररिस्ट था, उसने दहशतगर्द की बजाय अगर इसको जासूस कहा है तो जासूस तो ये नहीं था, ये जासूस भी था और दहशतगर्द था। दहशतगर्दी में और जासूसी काम में फर्क है। जासूस तो पुरअमन काम करके चले जाता है, ये दहशतगर्द होता है जिसके कंधों पे कई लोगों के खून है, और वो शख्स जो है दहशतगर्द, उसका वियना कन्वेंशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको बरियत मिलती हो। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे डिफेंस में मसला यही रहा है कि ये लोग फटाफट जल्दी में थे चले गए, इनको तैयारी करके लोगों को यहाँ मशावरत करके वकील नहीं, तो इस पर कोई यहाँ फैसला पे अगर आपने बाहर से लिया है शायद वो पूरी तरह। जनरल साहब, क्या जो आप जो बात करें वियना कन्वेंशन को कोट करते हुए, जो इस वक्त इंसानी हुकूक के हवाले से स्पाई के वो हकूक होते हैं नहीं होते, सर क्या आईसीजे ने कोई दे दिया इस पर जजमेंट के जी हाँ कि ये इस वक्त इंडिया को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए इस स्पाई के लिए भी, कि इंडिया की तरफ से कोई हतमी तो जी आईसीजे की तरफ जी हतमी जवाब तो सर नहीं है मेरा। ये अभी इंटरिम जी, ये अभी इंटरिम है, इंटरिम जजमेंट है उनकी, लेकिन यह है कि इसमें डिटेल जजमेंट बाद में आएगी और डिटेल जजमेंट में बहुत कुछ पता लगेगा आपको कि क्या वजूहात हैं, कैसे हुआ, और अगर वो ये उन्होंने अगर इंटरिम में रुकवाया है तो हो सकता है कि डिटेल जजमेंट में कुछ और बात हो। लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके अटॉर्नी जनरल ने और आपके फॉरेन ऑफिस ने 2 स्टेटमेंट्स इशू की हैं। उन स्टेटमेंट्स में उन्होंने वाजे कर दिया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम नहीं करते, और जो आपने कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन मार्च में जो एक्सेप्ट की है उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें आपने साथ ये लिंक किया है कि हम कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन हम कबूल करते हैं मा सवाए नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे। अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी का इशू वहां पे रखा हुआ है सेपरेट कि उसकी शक्ल में उसके होते हुए नेशनल सिक्योरिटी का इशू अगर हुआ तो हम आपकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो रिवोक कर देंगे, तो उस लिहाज से आपके पास ऑप्शन आज भी मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि आपके फॉरेन ऑफिस ने और अटॉर्नी जनरल ने इसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट्स और रिएक्शन दे दिया है। मेरा ख्याल है कि अब उन लाइंस पे तैयारी करनी चाहिए और लोगों को शर्म करनी चाहिए कि बजाय हर इशू को फौज और सिविल गवर्नमेंट का इशू बना दिया जाए, उसकी बजाय इसमें यगानगत पैदा करने की जरूरत है ताकि मिलकर काम किया जाए। जब हमारी सफों में दरारें होंगी तो बाहर से आके कोई ना कोई इसका फायदा उठाएगा। ये कौम इस बात को समझती नहीं, ये तमाशा देखने वाले लोग ज्यादा हैं, वो हर वक्त इस
हर वक्त इस किस्से को उछालते रहते हैं, और मैं समझता हूं कि इस कौम को ना तो शर्म आती है, ना इसको कोई ख्याल आता है कि मुल्क की जड़ों में क्यों इस तरह पानी डाल रहे हैं और तेल डाल रहे हैं। सर एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। ये जो बात जनरल साहब ने की है कि हर चीज को इशू बना देना, खैर ये अटॉर्नी जनरल की प्रेस रिलीज भी इस वक्त हमारे सामने इस वक्त आ चुकी है, जिस प्रेस रिलीज के अंदर प्रोविजनल मेजर्स कहा गया है, प्रोविजनल मेजर्स नॉट अ फाइनल जजमेंट, और ये कहा जी कि इसका फाइनल जजमेंट पे इंपैक्ट होगा ये नहीं होगा, ये कहना कबलस वक्त है। पीस के तहत हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो, इसलिए हम गए। लेकिन मियां मन्नान साहब, तनकीद भी हुई है साथ साथ, जहां जनरल साहब और इकराम चौधरी साहब ने ये कहा जी कि ऐसी कोई रिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन सर ये तनकीद के फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है। जनरल अमजद साहब ने कहा किससे पूछें जी, किससे पूछताछ करें, आज हम स्टे मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर किससे जवाब लेके जी किसकी गलती थी यहाँ पर, कौन है जिम्मेदार इस बात का? सरदार जी साहब जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार मन्नान साहब? देखें सफ़ान, इसमें दो अदारे ज़िम्मेदार हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है और लॉ मिनिस्ट्री है, इसलिए अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई। आपके इल्म है कि आई 2 स्टेटमेंट हैं, और पूरा केस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पे बिल्ट है। हम तीनों बैठे हैं, हमें ईमानदारी से कुलभूषण के केस में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को और पाकिस्तान की फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क और जासूस पकड़ा कि जो शायद आज से पहले 70 सालों में नहीं पकड़ा गया। सर, लेकिन क्या हुआ, क्या फायदा? बड़ा अल्लाह ताला मन्नान साहब लीगली आप जिसको जिम्मेदार समझते हैं, मेरी बात तो सुन लेना। जी जी भाई फायदा है, फायदा है, मेरी बात सवाल पूरी होने दे, क्योंकि ये जो केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है उसमें नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर 2 दफा कुलभूषण ने इतराफ़े जुर्म किया है, और जो सबवर्सिव एक्टिविटीज की है, जो कत्लेआम की हैं, 2 दहशतगर्दी की हैं, उसका अपना इतराफ़ी बयान है, और वो जब जाएगा तो मैं देखूंगा कि वो हमारे मुल्क में खून बहाने वाले मंतकी अंजाम तक आप इस मामले को पहुंचाएगी गवर्नमेंट में। शुक्रिया अदा करते हुए जनरल अमजद शोएब साहब का, मियां मन्नान साहब और इकराम चौधरी साहब का। प्रोग्राम वाइंड अप। कुलभूषण यादव केस